हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बिजनेस स्टडी क्लास। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के लास्ट में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़ुद को चेक करें कि आपको कितने जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइनर एज ए पार्टनर, यानी अवयस्क एक साझेदार के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइनर कौन होता है। जो अवयस्क है जिसकी एज 18 यानी 18 से क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, अवयस्क कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो अवयस्क है, माइनर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो कोई समझौता या कोई अनुबंध नहीं कर सकता। अगर उसके साथ कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको क्या माना जाता है, बिल्कुल ही व्यर्थ, यानी उसको माना जाता है वॉइड। क्लियर। इट मीन्स कि अगर कोई भी जो माइनर पर्सन है किसी अदर पर्सन के साथ कोई किसी तरह का प्रॉमिस करता है, ठीक है, तो उससे अगर फिर वो बाद में इनकार भी कर देता है ना, तब भी जो सामने वाला पर्सन है वो कहीं कोर्ट में जाकर कहीं भी उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता। बिकॉज रीज़न क्या है कि वो माइनर है, उसकी एज जो है वो 18 से कम है। ठीक है, तो अब प्रश्न हमारे सामने ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या एक जो माइनर है, जो भी पर्सन है, क्या वो फर्म में पार्टनर हो सकता है। यदि हाँ, अगर हो सकता है तो फिर उसके क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या लाइबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो जो हमें सबको पता है कि जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो कैसे बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। ठीक है, और वही व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, वही पार्टनर हो सकते हैं जिसमें अनुबंध करने की क्या होती है, एक क्षमता होती है, जिसमें कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो अवयस्क है, माइनर है, वो पार्टनर नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब जो हमारा एक्ट है 1932 और सेक्शन है 30, वो क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जो अवयस्क है, माइनर है व्यक्ति, वो साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर होंगे, ठीक है, उनकी सहमति से अगर वो परमिशन दे देते हैं सभी, तो जो माइनर है वो भी पार्टनर फिर बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से फुल फ्लैश जो पार्टनर है वो नहीं बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो वो माइनर पार्टनर है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर बन जाता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, उसकी क्या अथॉरिटीज़ होंगी, है ना, अधिकार दायित्व उसके क्या होंगे। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति। ठीक है, और सेकंड है पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी अवयस्क साझेदार के जब वो क्या हो जाएगा, वयस्क होने के बाद। ठीक है, मतलब वयस्क अगर हो गया 18 से एज उसकी ज़्यादा हो गई, उसके बाद उसकी क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट जो पॉइंट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है इसमें राइट्स क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, यानी उसकी उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो पहले बात करते हैं राइट्स, क्या अधिकार हैं। पहला है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉस, यानी लाभों और संपत्तियों में हिस्सा पाने का क्या होता है, वो अधिकार। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो माइनर होता है, ठीक है, जो अवयस्क है, वो सिर्फ लाभ या हानि में क्या लेता है, हिस्सा लेता है। बाकी लाभ और संपत्तियों में हिस्सा लेता है वो, उसके अलावा जो फर्म की जो हानियाँ हैं उनसे उसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर है। सेकेंड है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। बिल्कुल एक जो अवयस्क है, माइनर है, वो बिल्कुल बुक्स को चेक कर सकता है। ठीक है, उसको चाहता है तो उसकी कोई कॉपी लेना चाहता है वो भी ले सकता है। ठीक है, टोटली उसको परमिशन होती है कि वो चेक कर सकता है।
लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अवयस्क है, माइनर है, उसकी जो पहुंच है वो उन बुक्स तक नहीं होती जिसमें फर्म की सीक्रेसी यानी कोई सीक्रेट जो बातें हैं वो लिखी होती हैं, बस वहाँ तक नहीं जा सकता वो। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। थर्ड है राइट टू फाइल सूट, यानी मुकदमा दायर करने का अधिकार। बिल्कुल, अगर वो चाहता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो न्यायालय में क्या कर सकता है, कोई भी कोर्ट केस जो है वो कर सकता है, ठीक है। और पेमेंट के लिए भी वहाँ पे अगर चाहता है तो केस किया जा सकता है, यानी दावा किया जा सकता है। क्लियर है तीनों पॉइंट। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी उसके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो बात करते हैं अगर लाइबिलिटी की, तो हमें पता है कि कैसी होती है, यहाँ अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फर्म जो है वो कितना भी पैसा क्या कर सकती है, उन साझेदारों से मंगवा सकती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं माइनर की, तो क्या माइनर भी देगा? नहीं, माइनर के ऊपर ये वाली बात लागू नहीं होती। उसकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, दायित्व केवल फर्म में उसके द्वारा जितना उसने इन्वेस्ट किया वहीं तक क्या होती है, उसको पे करना होता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। वैसे अदर पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। क्लियर है दोनों पॉइंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी व्यस्क होने के बाद उसकी क्या सी स्थिति रहेगी। जब वो अव्यस्क साझेदार जो होता है उसके व्यस्क होने की दशा में, यानी जब उसकी एज 18 से अबव हो जाती है, तो उस तिथि से, उस डेट से 6 महीने के अंदर इस बात की जो जानकारी है कि वो जो पर्सन है वो अब माइनर नहीं रहा, ठीक है, अव्यस्क नहीं रहा है, व्यस्क हो गया है, तो उसकी जानकारी उसको देनी पड़ेगी उनको पब्लिक नोटिस में, ठीक है। यानी बताना पड़ेगा पब्लिक को इस बात को कि अब वो साझेदार जो है वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो छोड़ देते हैं, है ना। तो सार्वजनिक सूचना अगर नहीं दी गई है तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उसको पूर्ण रूप से साझेदार मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब पब्लिकली बताना है आपने कि वो पार्टनर है या नहीं है। नहीं बताया तो मान के चलेंगे पार्टनर है ही है फर्म का, वो तो पहले भी था ही, लेकिन पहले पता नहीं था किसी को, ठीक है। उसके बाद है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर, यानी जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार करता है, वो एग्री हो जाता है कि मैं पार्टनर रहूँगा, तो बिल्कुल वो अदर पार्टनर्स की तरह बन जाता है। उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में भी उसका शेयर होगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, काम है, वो सब में क्या करने वाला है, फिर पार्टिसिपेट करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर, अगर वो मना कर देता है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अगर पब्लिक नोटिस दिया गया है, ठीक है, जब भी दिया जाएगा, तो तब तक उसके जो हम कह सकते हैं कि उसके जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वही रहेंगी जो एक अवयस्क की होती है, माइनर की होती हैं, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जाएगा। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं, देखो, सूचना देने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो फर्म के कार्यों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर पब्लिक को बता दिया है कि ये पार्टनर नहीं है, फिर वो कोई काम नहीं करेगा फर्म का, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो जो भी एसेट्स हैं या जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या कर सकता है, उसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो दावा कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, कोई भी कोर्ट केस कर सकता है। क्लियर है। तो इसको माइनर जो एज ए पार्टनर हो सकता है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। क्या होता है ये पार्टनरशिप डीड? जो पार्टनरशिप डीड है यानी साझेदारी संलेख है, ये पार्टनरशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, ठीक है। देखते हैं क्या लें। लिखा है इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये एग्रीमेंट है जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है टर्म्स और कंडीशंस को गवर्न दी पार्टनरशिप, साझेदारी को चलाने के लिए। ऑल दी रेलिवेंट कंडीशंस कैन बी इंक्लूडेड, जितनी भी इससे रिलेटेड पार्टनरशिप्स फर्म से रिलेटेड यानी जितनी भी क्या होती हैं बातें होती हैं, है ना, ये जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब किस में लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। बट दी फॉलोइंग
कंटेंट मस्ट नेसेसरी बी इंक्लूडेड, लेकिन ये कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, बिल्कुल इजी हैं, सिंपल। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का जो भी नाम है, जहाँ वो फर्म है वो आपको उसमें मेंशन करना है। उसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स के बारे में भी ऐसे ही बताना है। फिर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, कितने टाइम तक उसको चलाने वाले हो आप, एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कितनी कैपिटल लगाने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस रेशो क्या रहेगी, देन कमीशन एंड सैलरी पार्टनर्स की कितनी रहेगी, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट, ऑडिटर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी फर्म जो है वो बंद कैसे होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसमें लिखी ही होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड बेसिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको पार्टनरशिप डीड को का एक नाम और है, इसको हम ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे से, इसको हम बोलते हैं इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी आता है कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, तो हम उसका आंसर क्या देंगे, पार्टनरशिप डीड को कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपने क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और इनके क्वेश्चंस जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर इनके आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अडल्ट पार्टनर। थर्ड क्वेश्चन है, ईच इज ए पार्टनर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल पार्टनर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको जस्ट ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा आंसर इनका आएगा। तो सोचिए और इसके आंसर दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।